स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में फर्टिलाइजर की डिमांड इस बार खरीफ सीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। बट ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये फर्टिलाइजर डिमांड इतनी ज़्यादा हो गई, और क्या हमारी गवर्नमेंट इस डिमांड को मीट कर पाएगी? वैसे तो हम कहते हैं कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर रहे हैं, बट स्टिल केमिकल इनपुट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो आइए इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि हमारी फर्टिलाइजर डिमांड कितनी है, क्यों राइज हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में, और क्या हम इसे मीट कर पाएंगे। सो रिसेंटली जो हमारा ये खरीफ सीजन है, विच इज़ मानसून सीजन, मानसून क्रॉप्स भी हम बोलते हैं, लाइक इस सीजन में आपका पेडी ग्रो किया जाता है, मेज ग्रो किया जाता है, मिलेट्स ग्रो किया जाता है, एंड रेस्ट ऑफ अदर क्रॉप्स एज वेल। सो रिसेंटली ये देखा गया है कि स्पेसिफिकली योर NPK, जो हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशिक जो फर्टिलाइजर है, पोटेशियम फर्टिलाइजर जो है, इनकी डिमांड एकदम से बढ़ गई है। एंड दीज आर द प्राइमरी फर्टिलाइजर्स। ये प्राइमरी फर्टिलाइजर है या प्राइमरी न्यूट्रिएंट मैं कहूँ, बिकॉज दीज आर द फर्टिलाइजर विच प्रोवाइड्स यू द प्राइमरी न्यूट्रिएंट, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सबसे ज़्यादा हमारे एग्रीकल्चर फील्ड में यही फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। तो यूरिया, फॉस्फेटिक एंड पोटाशिक। यूरिया गिव्स यू नाइट्रोजन, पोटाशिक DAP जो है आपका फॉस्फोरस प्रोवाइड करेगा, एंड पोटाशिक पोटेशियम जो आपका प्रोवाइड करेगा। सो इन फर्टिलाइजर्स की डिमांड इस खरीफ सीजन में इंक्रीज हो गई है, स्पेसिफिकली इन स्टेट्स जैसे आपका पंजाब हो गया, UP हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार एंड मध्य प्रदेश, जिसकी वजह से आपका सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट देखने को मिला है। मतलब शॉर्टेज इन सप्लाई, कि फार्मर तक मेरे फर्टिलाइजर पहुंच नहीं पा रहे हैं। बट व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? क्या हमारे पास वो स्टॉक अवेलेबल नहीं है, या फिर कुछ अदर रीजंस है? इसके लिए पहले हम एक बार रीजन जान लेते हैं, व्हाट द गवर्नमेंट took the decision on that, गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया है। सो आर एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये राइज इन डिमांड देखते हुए और ये सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट, जो सप्लाई चेन शॉर्टेज जो हुआ है, इसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि स्टेट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ब्लैक मार्केटिंग, फर्टिलाइजर की ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ओवर प्राइसिंग ना हो, और डाइवर्जन ना हो सब्सिडाइज फर्टिलाइजर का, ताकि फार्मर्स को टाइम पर फर्टिलाइजर मिल सके, और जो प्राइस पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उनको, उसी प्राइस पर, जो सब्सिडाइज्ड प्राइस है अराउंड आई थिंक 240 से 300 रुपीज़ के बीच में है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट स्टेट, उतने प्राइस पर वो आपके फार्मर को अवेलेबल कराया जा सके। सो दिस इज द डिसीजन विच इज टुक बाय आवर एग्रीकल्चर मिनिस्टर। बट वाई दिस डिमांड राइज? ये तो हमने देख लिया कि डिमांड बढ़ गई है इस बार, बट कितनी बढ़ी है पिछले सालों के कंपैरिजन में, और क्यों बढ़ी है? सो बिफोर मूविंग ऑन विद दैट, मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टडी IQ लेकर आया है आपके लिए एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स, और हमारे पहले के बैचेस के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर ऑप्शनल के सितंबर बैच के लिए, जो कि 30 सितंबर से शुरू होने वाला है, लाइक जस्ट फ्रॉम टुमारो। और इस पर्टिकुलर जो हमारा ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोर्स जो है, इसके लिए अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आप ये कोड यूज़ कीजिएगा, माई लाइव कोड यूज़ कीजिएगा, अगर तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा 14,999 रुपीज़ का। एक्चुअल प्राइस जो है हमारे कोर्स का वो है अराउंड आपका 40,000। सो यू विल गेट इट एट 14,999 रुपीज़ पर मिल जाएगा। सेल भी ख़त्म हो रही है 30 सितंबर को, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यू शुड परचेज दिस कोर्स। और अब आप कहेंगे कि मैम हम क्यों परचेज करें आपका कोर्स? आई विल टेल यू कि हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे 400+ लाइव लेक्चर, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे अगर आप लाइव नहीं देख सकते, आपको PDF नोट्स मिलेंगे हर एक टॉपिक के, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्लास PPTs आपको मिलेंगी, साथ के साथ आपको पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, डाउट सेशन, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एंड मैनी मोर थिंग्स आर वेटिंग फॉर यू एट जस्ट दिस 14,999 rupees. And you can join my Telegram channel as well at @agri_2026 UPSC for any of the agriculture related demands. After that, just we will again move on to our topic. हम अभी देखते हैं। So इंडिया में जो हमारा कंजप्शन है फर्टिलाइजर का, वो है जनरली 18.2 मिलियन टन्स
एंड मोस्टली हमारा सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर अगर कोई कंज्यूम होता है तो वो है मेरा यूरिया, सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगर मैं देखूं अभी जो रिसेंटली इफ आई सी 1 जून से 15 सितंबर के बीच में इसकी जो डिमांड है वो 4.6% इंक्रीज हो गई है, जो कि पिछले साल थी 17.4 मिलियन टन। मतलब लास्ट ईयर मेरे फार्मर्स ने 17.4 मिलियन टन यूरिया यूज किया था, जो कि इस साल बढ़कर के हो गया है 18.2 मिलियन टन। साथ के साथ जो मेरे पोटासिक एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है उनकी भी डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। लाइक इस साल जो डिमांड है दैट इज 15.3 मिलियन टन, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। लास्ट ईयर ये सिर्फ थी 13.7 मिलियन टन। सो तीनों ही फर्टिलाइजर्स की डिमांड जो है मेरी वो राइज हो गई है। बट व्हाई इट हैज राइज? सो इस बार अगर देखा जाए तो मेरा मॉनसून सीजन काफी बढ़िया रहा है, बढ़िया रेनफॉल हुई है। तो पैडी के लिए लाइक स्टेट्स लाइक योर पंजाब एंड हरियाणा, उनके यहाँ रेगुलेशन है कि बारिश के बाद ही आप पैडी को ग्रो कर सकते हो, ठीक है, उससे पहले आप नहीं ग्रो कर सकते। तो फार्मर ने क्या किया, अर्लियर द फार्मर यूज्ड टू ग्रो मिलेट्स, मिलेट्स वो ग्रो कर रहे थे जिनकी न्यूट्रिशनल डिमांड भी बहुत कम है, साथ के साथ वाटर रिक्वायरमेंट भी काफी कम है। बट दिस ईयर फार्मर्स सो कि भाई बारिश बहुत अच्छी हुई है, रेनफॉल अच्छी हुई है, सो वी कैन शिफ्ट टू पैडी। सो हमारे फार्मर्स से शिफ्ट किया पैडी की तरफ, और पैडी की न्यूट्रिएंट डिमांड ऑलरेडी काफी ज्यादा है। इस बार जो पैडी के अंडर जो एरिया है फॉर कल्टीवेशन दैट इज अराउंड 43.85 मिलियन हेक्टेयर। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 1.97% इंक्रीज हुआ है। मेज कल्टीवेशन, मेज के अंडर हमारा एरिया जो है सिग्निफिकेंटली बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। लाइक आई हैव डिस्कस्ड, मैंने सेपरेट वीडियो में मैंने इस पर वीडियो बनाई थी कि क्यों मेज का एरिया इंक्रीज हुआ है इस बार। उसके लिए डिफरेंट रीजन है, लाइक इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रहा है एंड लॉट ऑफ अदर रीजंस फॉर दैट। मतलब बहुत सारे फार्मर्स ने मेज की तरफ स्विच कर लिया है एंड मेज हैव विटनेस्ड एन इंक्रीज ऑफ 12.5%। इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ है एंड नाउ करेंटली इट इज इन 9.48 मिलियन हेक्टेयर। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 12.5% इंक्रीज हुआ है और करेंटली 9.48 मिलियन टन हेक्टेयर पे ग्रो किया। सो बोथ आर योर सीरियल क्रॉप, और सीरियल क्रॉप्स की मेरी जो न्यूट्रिएंट डिमांड होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू योर पल्सेस। दे आर न्यूट्रिएंट डिप्लीटिंग क्रॉप। ऑलरेडी मेरी सॉइल की फर्टिलिटी कम है और मैंने 2 ऐसी क्रॉप्स को ग्रो किया है जिनकी न्यूट्रिएंट डिमांड ज्यादा है। तो अगर मुझे प्रोडक्शन अच्छा चाहिए देन आई हैव टू पुट फर्टिलाइजर डालना ही पड़ेगा। इसलिए मेरी जो फर्टिलाइजर की डिमांड है इस बार वो ज्यादा इंक्रीज हुई। दूसरा, ये तो पैडी और मेज के लिए था, बट अगर हम ओवरऑल एरिया भी देखें एरिया अंडर क्रॉप सोन, सो जो एरिया इस बार है पिछले सालों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। दैट इज द क्रॉप सोन एरिया हैज इंक्रीज टू 111 मिलियन हेक्टेयर। 111 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, जो कि पिछले कुछ सालों में सिर्फ 109.7 मिलियन हेक्टेयर। So area sown under crop is also increased. So सभी क्रॉप के अंडर एरिया इंक्रीज हुआ है, साथ के साथ पैडी और मेज के अंडर भी एरिया इंक्रीज हुआ है, जो कि मेरी न्यूट्रिएंट डिप्लीटिंग क्रॉप। सो आई नीड न्यूट्रिएंट फॉर दैट। और क्रॉप के अंडर एरिया इंक्रीज हुआ है तो मुझे उसके लिए भी आपका न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द रीजन जिनकी वजह से मेरा जो न्यूट्रिएंट डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। बट क्या हमारे पास स्टॉक्स अवेलेबल है? कैन वी फुलफिल द रिक्वायरमेंट? सो हमारा करंटली स्टॉक्स जो है कंफर्टेबल है। हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि वी कैन इजीली सप्लाई, बट हमें वही जो सप्लाई चेन स्टोरेज है, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स है, उनको मैनेज करना होगा ताकि हमारा ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ओवर प्राइसिंग ना हो, और सब्सिडाइज रेट पर ही हमारे फार्मर्स को प्रोडक्ट मिल जाए। सो यूरिया की जो अवेलेबिलिटी है दैट इज अराउंड, हमारी जो यूरिया की अवेलेबिलिटी है इट्स 21.1 मिलियन टन अवेलेबिलिटी। रिक्वायरमेंट कितनी है? 17, ठीक है, 17 मिलियन टन। डीएपी बेसिकली जो आपका फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है, ठीक है, डायमोनियम फॉस्फेट, इसकी अवेलेबिलिटी है हमारे पास 6 मिलियन टन। रिक्वायरमेंट है 5.2 मिलियन टन। एनपीके की अगर मैं ओवरऑल बात करूं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, करंट रिक्वायरमेंट जो है इसकी है हमारी 10.9 मिलियन टन और रिक्वायरमेंट है इसकी 6.9 मिलियन। अवेलेबिलिटी हमारे पास है 10.9 मिलियन टन, मैंने उल्टा बोल दिया था आई थिंक। हमारे पास इसकी अवेलेबिलिटी है 10.9 मिलियन टन, जबकि रिक्वायरमेंट है हमारे पास 6.9।
तो हमारे जो स्टॉक्स हैं वो काफी ज्यादा सस्टेनेबल और कंफर्टेबल कंडीशंस में है कि इस डिमांड को हम मीट कर सकते हैं, क्योंकि जो डिमांड है उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा हमारे पास स्टॉक अवेलेबल। बट थोड़ा सा इश्यू होगा अब रिसेंटली, अभी क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद हमारी जो आपकी रबी सीजन की सोइंग शुरू होने वाली, लाइक लेट ऑफ अक्टूबर और अर्ली ऑफ नवंबर में आपकी रबी क्रॉप्स की सोइंग शुरू हो जाएगी। सो एट द टाइम ऑफ सोइंग ऑफ द रबी क्रॉप यू नीड फर्टिलाइजर। सो वहां पर फिर कंस्ट्रेन आएंगे। इस खरीफ क्रॉप की डिमांड को तो आप मीट कर दोगे, बट द प्रॉब्लम विल स्टार्ट देयर। सो उसके लिए भी हमारी गवर्नमेंट ने कुछ डिसीजन लिया है। सबसे पहले कि उन्होंने लॉन्ग टर्म प्रोक्योरमेंट डील साइन कर ली है पहले से मोरक्को, सऊदी अरेबिया के साथ में, ताकि फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर और डीएपी टीएसपी जो है आसानी से अवेलेबल हो जाए डोमेस्टिक मार्केट में। जो हमारा प्रोडक्शन है उसको भी इंक्रीज किया जा चुका है। 2013 के अंदर हमारा यूरिया का प्रोडक्शन था 22.7 मिलियन टन, जो कि आज बढ़ करके हो गया है 30.7 मिलियन टन। डीएपी और एनपीके फर्टिलाइजर जो है इनका प्रोडक्शन हमारे यहाँ सिर्फ 11 मिलियन टन होता था, बट आज ये बढ़ करके हो चुका है 15.8 मिलियन टन। बट स्टिल वी आर हैविंग अ प्रॉब्लम दैट करंटली इतना प्रोडक्शन बढ़ने के बाद भी जो मेरी डोमेस्टिक डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए मैं 60% डीएपी जो है वो इंपोर्ट कर रही हूँ और 15% यूरिया भी मैं इंपोर्ट कर रही हूँ। सो इट इज पुटिंग एन इंपोर्ट बर्डन ऑन माई गवर्नमेंट। सो ये एक इशू हो सकता है सब्सिडी का बर्डन की, तो साथ के साथ इंपोर्ट बर्डन, उसके बाद हमारे जो फर्टिलाइजर है उसका सब्सिडी का बर्डन भी बहुत ज्यादा आता है गवर्नमेंट के ऊपर। दैट इज अराउंड 1.68 ट्रिलियन सब्सिडी फॉर वन। ये बर्डन धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है गवर्नमेंट के ऊपर जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ रही है। तो ये सब्सिडी क्या है? ये इनडायरेक्ट सब्सिडी देती है गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स को। लाइक और अगर हम फर्टिलाइजर को प्रोक्योर करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो वो अराउंड आपका, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट द करंट प्राइस जो है इसका, अराउंड 1300 to 1500 रुपीज के करीब पड़ता है। बट हमारी जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट जो प्राइस सब्सिडी है वो जो मैन्युफैक्चरर है उनको प्रोवाइड करती है, तो फार्मर को ये अवेलेबल होता है 250 से 300 रुपीज के बीच। ठीक है, तो ये मेरा सब्सिडी बर्डन जो है, सारा का सारा पैसा बर्डन जो है कहाँ जाता है? गवर्नमेंट के ऊपर। और अगर कंजप्शन राइज होगी तो ये बर्डन और ज्यादा इंक्रीज होगा, बिकॉज गवर्नमेंट हैव टू इंक्रीज द सप्लाई फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, इंपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, सो बर्डन बढ़ेगा। दिस इज द वन इशू है। बट अब हम कर क्या सकते हैं? व्हाट नीड्स टू बी डन, ताकि हमारे पास ये सब्सिडी बर्डन भी कम हो जाए, मेरे फार्मर्स की ओवर डिपेंडेंस भी खत्म हो जाए आपकी केमिकल फर्टिलाइजर्स के ऊपर। सो सबसे पहले तो मुझे ये इंश्योर करना चाहिए कि ब्लैक मार्केटिंग ना हो और हर एक रीजन में इजीली और टाइमली आपका सप्लाई हो जाए, ताकि आराम से मेरे फार्मर को अवेलेबल हो जाए, क्रॉप भी खराब ना। अब इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करने के लिए मुझे मेरी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की जरूरत है और लॉन्ग टर्म इंपोर्ट डील करने की जरूरत है, ताकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ये डील हैम्पर ना, मेरी कंट्री के अंदर सप्लाई जो है वो हैम्पर ना। साथ के साथ सब्सिडी के अंदर मुझे रिफॉर्म लाने की जरूरत है। सब्सिडी मैन्युफैक्चरर को देने के बजाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो फार्मर के अकाउंट में, ताकि आपका और यूरिया के प्राइस, ताकि थोड़ा सा डिस्करेज हो यूरिया का यूज and my farmers switch on to other fertilizer। मुझे नैनो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने की जरूरत है। साथ के साथ सॉइल टेस्टिंग को, क्योंकि मेरे फार्मर्स जो है दे आर लिटिल बिट अवे फ्रॉम द बायो फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर, बिकॉज उनसे प्रोडक्शन जो है काफी ज्यादा कम होता है, बट वो अनसस्टेनेबली बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए सॉइल टेस्टिंग को मुझे बढ़ाना चाहिए, ताकि फार्मर के पास एक पूरा डिटेल सॉल्यूशन हो उनके पास में कि आपके फील्ड के अंदर इस फर्टिलाइजर की कमी है तो आप यही डालिए, इस न्यूट्रिएंट की कमी है आप ये डालिए, नाइट्रोजन सफिशिएंट है डोंट ऐड नाइट्रोजन। इसकी वजह से क्या होगा? एक सस्टेनेबल यूज में प्रमोट कर पाऊंगी मेरे फर्टिलाइजर्स का और एग्रीकल्चर फील्ड को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। साथ के साथ मुझे फार्मर को ट्रेन करने की जरूरत है। आई हैव नीड टू इंक्रीज द एक्सटेंशन एजुकेशन इन फॉर द यूज ऑफ बैलेंस फर्टिलाइजेशन। कैसे हम एक बैलेंस फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं अपनी फील्ड में, और प्रिसीजन फार्मिंग, मतलब जितना जरूरी है मुझे उतना ही अप्लाई करना है और एक बैलेंस्ड वे में अप्लाई करना है कि इस फर्टिलाइजर की इतनी जरूरत है, एनपीके आई नीड इन 2:1:1, तो मुझे 2:1:1 के अंदर ही डालना है। सो दिस नीड्स टू बी डन, तभी हम फर्टिलाइजर डिपेंडेंस को कम कर पाएंगे और साथ के साथ हमारा इंपोर्ट बर्डन भी कम होगा एंड वी कैन मीट द राइजिंग डिमांड। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड। अगर आपके कुछ व्यूज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।